हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और मैं हूं सुंदर, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका मेंटोर। और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस के क्वेश्चंस, जिसके जेईई मेन में क्वेश्चंस अमूमन पूछे जाते हैं और जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है। तो चलिए हम अपना फंक्शन स्टार्ट करते हैं, एंड दैट इज क्वाड्रेटिक फंक्शंस। हाँ जी फ्रेंड्स, तो ये आ गया आज के लेक्चर का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन को जैसा मैंने पहले ही बताया, ध्यान से पढ़ना है, समझना है, ये देखना है कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, और इंपॉर्टेंट चीजों को क्वेश्चन पढ़ते हुए नोट डाउन करते हुए चलना है, ताकि हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो पाए। तो देखिए इसमें वो क्या कहता है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी डिस्टिंक्ट भी है, मतलब ए बी और सी में से कोई भी इक्वल भी नहीं है, और पॉजिटिव भी है, यानी ए भी ग्रेटर देन जीरो है, बी भी ग्रेटर देन जीरो है, और सी भी ग्रेटर देन जीरो गिवन है, सच दैट ये हमें एक रिलेशनशिप दिया हुआ है बिटवीन ए बी एंड सी। देन शो दैट रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। इसके रूट्स को मुझे इमेजिनरी प्रूव करना है, यानी कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये, बोलो। दिस इज ऑन भाई नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स का जब हमें नेचर पता करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, बोलो, डिस्क्रिमिनेंट की। तो चलिए हम इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया हमारे पास भाई, x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर, यानी कि 4b स्क्वायर माइनस 4ac, यहां से दिख रहा है ऑफकोर्स 4 कॉमन, और ब्रैकेट में आ गया बेटा b स्क्वायर माइनस ac। अब यहां से क्योंकि इमेजिनरी प्रूव करना है, यानी इन ऑर्डर टू अचीव द टारगेट, बोलो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि दिस डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव। अब सवाल यह उठता है कि नेगेटिव कैसे प्रूव किया जाए, चलो सोचते हैं। देखो एक तो चीज वैसे मुझे दिख रही है यहां पे कि b की वैल्यू हम यहां से निकाल के यहां पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी b की वैल्यू निकाल के यहां पुट करें, थोड़ा सिंप्लीफाई करें, तो हो सकता है कि बात बन जाए। देखना पड़ेगा बनती है नहीं बनती, बट हो सकता है कि बात बन जाए। अब ये तो है जो एक यूजुअल बच्चा ट्राई करता है, बट जो एक जेई एस्पिरेंट होता है वो हमेशा चलता है ऑब्जर्वेशंस पे। वो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करेगा, जो भी अच्छी चीज होती है। अब आप कहोगे सर इसमें ऑब्जर्व करने वाली क्या है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो मुझे बी दिया हुआ है 2ac अपॉन a प्लस सी, एक तरह से यही है। ध्यान से देखो, अगर b ये दिया हुआ है और 2ac अपॉन a प्लस सी, तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, बोलो है कि नहीं। इसका मतलब एक तरह से b को मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट हार्मोनिक मीन ऑफ a एंड c, बोलो है कि नहीं है, मानते हो। तो ये है हार्मोनिक मीन, यानी यहां पे लिखा हुआ है हार्मोनिक मीन का स्क्वायर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं hm का स्क्वायर माइनस, और अगर तुम ध्यान से ऑब्जर्व करो AC, अब AC को अगर ऑब्जर्व करो तो AC इन्हीं दोनों नंबर्स का क्या लिखा हुआ है, ज्योमेट्रिक मीन। दिस इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, बोलो है कि नहीं, सॉरी रूट AC इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ A एंड C, मानते हो। इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है यहां पे AC, मतलब इसका स्क्वायर, यानी ये लिखा हुआ है ज्योमेट्रिक मीन ऑफ AC का स्क्वायर, बोलो लिखा हुआ है कि नहीं। अब यानी जिस बच्चे ने ये ऑब्जर्व कर लिया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कैसे, ध्यान से ऑब्जर्व करो यार भाई, यहां पे हमें दिख रहा है ये है हार्मोनिक मीन का स्क्वायर, ये है ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर, और हमें ये एक रिलेशनशिप AM GM HM में पता होता है कि AM ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू GM इज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन AM GM एंड HM जो हम लोगों ने पढ़ा होता है। यानी डेफिनेटली अगर मैं इस रिलेशन में से सिर्फ इतना पार्ट यूज करूं तो आई कैन से कि भाई GM इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू HM, बोलो मानते हो। या अनदर वेज में आई कैन से कि HM इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू GM, और क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स वगैरह हैं तो हम इसकी बात कर सकते हैं, और अगर ये पॉजिटिव नंबर्स है तो ये भी पॉजिटिव आएंगे, यानी अगर मैं स्क्वेयरिंग भी कर दूं तो HM का स्क्वायर जो है आई कैन से ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू GM का स्क्वायर, बोलो है कि नहीं, मानते हो।
इसका मतलब डेफिनेटली हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं इसकी साइड चेंज कर दूं तो ये जो HM का स्क्वायर माइनस 4GM का स्क्वायर आएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो आई कैन श्योरली से दिस इज लेस देन और इक्वल टू 0, है कि नहीं? बट हमने तो प्रूव करना था इमेजिनरी। इसका मतलब हमने क्या प्रूव करना था कि डिस्क्रिमिनेंट इज स्ट्रिक्टली लेस देन 0। हमारा यहां पे लेस देन 0 तो आया, बट इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है। तो अगर इक्वल टू 0 हो गया तो रूट्स तो इमेजिनरी नहीं रहेंगे, रूट्स तो क्या बन जाएंगे? इक्वल बन जाएंगे, रियल हो जाएंगे। बट हमें तो वो पार्ट हटाना है, यानी हमें ये देखना है क्या डिस्क्रिमिनेंट कभी 0 भी हो रहा है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि हमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज गिवन है कि ABC पॉजिटिव है और ABC तीनों क्या है? डिस्टिंक्ट है। अब हमें यह पता है कि जो यहां पे इक्वलिटी आती है वो सिर्फ तभी आ सकती है व्हेन द नंबर्स आर इक्वल। बट अगर नंबर्स डिस्टिंक्ट हो तो डेफिनेटली AM ग्रेटर देन GM होता है और GM ग्रेटर देन HM होता है। यानी सिंस इन दिस केस ABC आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि here HM is always strictly less than GM। तो इसका मतलब here we can always say कि this is not going to be less than or equal to, this is going to be strictly less than 0, and if the discriminant of this quadratic equation is strictly less than 0, roots are definitely going to be imaginary। समझ आया? बड़ी मजेदार चीज थी। देखो, एक तो ये HM वाली चीज ऑब्जर्व करनी, दूसरा इतना होने के बाद भी यहां इक्वालिटी, बहुत बच्चे मार खा जाते हैं यहां पे। क्यों? डिस्टिंक्ट दिए हुए, हमें उसका ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन में छोटी से छोटी दी हुई चीज काफी यूजफुल हो सकती है हमारे लिए, ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए हर छोटी चीज पे हमारी नजर होनी चाहिए जेई क्रैक करना है तो। एम आई क्लियर? तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है वो? कंसिडर अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस वेयर f of x इक्वल टू 0, यानी कि बेसिकली x स्क्वायर माइनस px प्लस q इज इक्वल टू 0 हमें दिया हुआ है, हैज प्राइम रूट्स, यानी इसके जो रूट्स हैं, यानी अगर मैं फॉर द टाइम बीइंग मैं अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स मान लूं तो अल्फा एंड बीटा आर प्राइम नंबर्स। ये अपने को गिवन है भाई, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज गिवन है ये। एंड इफ p plus q is equal to 11 and a is equal to p square plus q square, then find the value of f of a where a is an odd positive integer। तो जैसे हमने क्वेश्चन पढ़ा, सबसे पहले हमारे दिमाग में आया कि किस कॉन्सेप्ट का ये। देखो, जो जो चीजें गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि p और q में एक रिलेशनशिप दिया हुआ है और इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो p जो है कहां पे आएगा? सम ऑफ रूट्स में। क्यों कहां पे आएगा? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। यानी दिस इज अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स। तो ये क्वेश्चन उस कॉन्सेप्ट का है, तो चलो उस कॉन्सेप्ट का हम यूज कर लेते हैं। अब हमें यहां से पता है सम ऑफ रूट्स इज p एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज q, और क्योंकि हमें p प्लस क्यू 11 गिवन है तो हम अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इसको पुट कर देते, तो ये आ गया 11। अब यहां से जो चीज हमने निकालनी है वो हमें नजर आ रहा है कि a दिया हुआ है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, यानी अगर p और q आ गया यहां से तो डेफिनेटली a आ जाएगा, और a आ गया तो हम f ऑफ a निकाल ही लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि नहीं? मानते हो? तो कुल मिला के क्वेश्चन घूम रहा है एक ही चीज के इर्द गिर्द कि p और q क्या होंगे। अब p और q आ जाएंगे प्रोवाइडेड हमें अल्फा और बीटा पता लग जाए, यानी अगर इस इक्वेशन के रूट्स पता लग गए तो हमारा क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा। बोलो मानते हो? अब अल्फा और बीटा निकालने के लिए अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो, हमें इस एक रिलेशन का यूज करना है। देखो, अननोन 2 अल्फा और बीटा, रिलेशन 1। इसका मतलब जब भी मैथ्स में ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई अननोन जो है वो हमारे पास 2 हैं और कंडीशन सिर्फ 1 है, इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रोल है हमारी ऑब्जर्वेशन का। तो हमें इसमें कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सवाल उठता है क्या? देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज क्वेश्चन में गिवन है कि रूट्स आर प्राइम, यानी अल्फा एंड बीटा आर डेफिनेटली प्राइम नंबर्स। इसका फायदा उठाना है, तो अगर इसका फायदा उठाना है तो हम एक काम करते हैं। देखो, अगर मैं बीटा की साइड चेंज कर दूं
और यहां से इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लूं तो दिस इज अल्फा इंटू 1 प्लस बीटा इज इक्वल टू 11 माइनस बीटा। बोलो आएगा, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों 11 माइनस बीटा ओवर 1 प्लस बीटा। बोलो है कि नहीं? अब एक काम करते हैं, क्योंकि हमें पता है अल्फा बीटा प्राइम नंबर्स ही है और यहां ऑलरेडी 11 माइनस बीटा आ गया है, तो बीटा की वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा निकालते हुए चलते हैं। जैसे सबसे पहले मैं बीटा को रख देता हूं, क्या रखें, क्योंकि प्राइम नंबर्स हैं तो बीटा को शुरू करते हैं 2 से। सपोज मैंने बीटा को 2 रख दिया, तो बोलो अल्फा कोई आ रहा है प्राइम नंबर, 2 रखा तो दिस इज 9/3, तो विच इज 3, यानी अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 2 इज गोइंग टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। पक्का समझ आ गया? नेक्स्ट और प्राइम नंबर हम क्या रख सकते हैं, बीटा को हम लोग रख लेते हैं 3। बीटा को 3 रखा, देखना जरा अल्फा क्या आएगा, 11 माइनस 3 इज 8/4 दैट इज 2, यानी कि इस केस में जो अल्फा है वो क्या आ गया हमारे पास 2, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है ना, मैंने 11 माइनस 3 इज 8 एंड 1 प्लस 3 इज 4, 8/4 इज 2, मतलब ये, यानी रूट्स अभी भी 2 एंड 3 ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बीटा को हम प्राइम नंबर पुट करते हैं, दैट इज से 5। अब जब मैंने 5 पुट किया, देखना जरा 11 माइनस 5 दैट इज 6 अपॉन 1 प्लस 5 इज 6, 6/6 इज अल्फा इज इक्वल टू 1। बोलो आए दोनों प्राइम नंबर्स? ध्यान से, यहां गलती हो जाती है बच्चों से, अल्फा 1 आ गया विच इज नॉट अ प्राइम नंबर, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 वाली वैल्यू नहीं लेनी, मतलब ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ध्यान से। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट बीटा को क्या ले लेते हैं, से 7। अब जब हमने 7 लिया तो देखना जरा दिस इज 4/8, तो अल्फा आ गया 1/2, तो वहां पे दिख ही रहा है, यानी ये तो प्राइम नंबर है ही नहीं। फिर नेक्स्ट हम बीटा को क्या ले सकते हैं, 7 के बाद 11 लिया तो अल्फा क्या आ जाएगा 0, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है, देखो दिख रहा है ना, तो बीटा 11 भी नहीं हो सकता। अब इसके बाद मुझे दिख रहा है अगर मैं बीटा को कोई भी वैल्यू पुट ऑन करता जाऊंगा तो अल्फा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, और वहां से कभी भी अल्फा प्राइम नंबर आ ही नहीं पाएगा। इसका मतलब कुल मिला के जो रूट्स इस इक्वेशन के आ रहे हैं, रूट्स आर 2 एंड 3, सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है मेरे बच्चों। देखो ऑब्जर्वेशन का कमाल, तो रूट्स हमारे पास आ गए 2 एंड 3, तो इसका मतलब यहां से अब हमारे पास जो p की वैल्यू है बच्चों वो आ गई 2 + 3 दैट इज 5, एंड q की जो वैल्यू है वो आ गई 2 × 3 दैट इज ऑफ कोर्स 6। इसका मतलब यहां से हम लोग a कह सकते हैं, a क्या आ जाएगा 5² दैट इज 25 प्लस 6² विच इज 36, एंड 25 प्लस 36, 25 प्लस 6 इज 31, 31 प्लस 30 इज 61, तो a आ गया 61 एंड डेफिनेटली a इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। देखो आया है, मतलब हमारा क्वेश्चन भी ठीक है। अब हमने निकालना है f ऑफ a, यानी ये जो इक्वेशन हमारे पास जो लिखी हुई है, बेसिकली ये जो फंक्शन लिखा हुआ है ये आ गया x² माइनस 5x प्लस 6, और इसमें अब हमने निकालना है f ऑफ 61, तो हमने x की जगह पुट कर दिया 61, तो ये आ गया बच्चों 61 का स्क्वायर माइनस 5 × 61 एंड ऑफ कोर्स प्लस 6। अब ये कैलकुलेशन भी करने में कईयों को बड़ी दिक्कत आती है, देखो ध्यान से यार, 61 का स्क्वायर निकालने की बजाय हम ऐसे कर सकते हैं कि पहले दो में से 61 कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या बचा 61 माइनस 5 दैट इज ऑफ कोर्स 56, एंड ऑफ कोर्स प्लस में क्या आ गया 6। आई होप ये वाली चीज नजर आ रही है। अब यहां से भी इनफैक्ट हमें थोड़ा फर्दर और दिख रहा है, अगर तुम ध्यान से देखो तो कुछ कुछ कॉमन आ रहा है अगर आप लेना चाहो, बट ऑफ कोर्स वो कॉमन लेने पे भी कैलकुलेशन वैसी होगी, तो इससे अच्छा है कि हम फास्टर तरीका लगाएं मल्टीप्लाई करने का। देखो जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने सिखाया हुआ है एक ही स्टेप में आंसर आता है। कैसे? पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 6 × 1 = 6, फिर 6 को 6 से 36, 5 को 1 से क्रॉस मल्टीप्लाई, 36 + 5 इज 41, 1 यहां लिखा, 4 कैरी फॉरवर्ड, फिर 6 × 5 दैट इज 30, 30 + 4 इज 34, तो यहां पे आ गया 3416 + 6, तो आंसर टर्न्स आउट टू बी 3422। ये आ गया हमारा आंसर, और यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो हो गया है खत्म। बोलो समझ आया? बढ़िया क्वेश्चन था ना ये भी, ऑब्जर्वेशन वाला। आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूं ताकि एक्चुअल में हमारा जो ब्रेन है वो डेवलप हो पाए। ये नहीं है कि मतलब हम सिर्फ बस हमें क्वाड्रेटिक आता है बात बन जाएगी, सिर्फ क्वाड्रेटिक के कॉन्सेप्ट आने से बात नहीं बनेगी। इनफैक्ट किसी भी कॉन्सेप्ट को हमें गहराई से समझना होता है तो साथ में अपने ब्रेन को डेवलप करना पड़ता है कि हम नया क्वेश्चन सोच पाए, और वो तभी हो पाएगा जब आप इन चीजों को ऐसे समझोगे और सीखोगे। मजा आया ना? तो मजा आया तो लाइक करते जाओ यार वीडियो को प्लीज, इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हाँ जी स्टूडेंट्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या कहता है, फाइंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस एंड सेकंड पार्ट में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। तो हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी है। अब देखो वैसे तो कोई भी अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक हो जाए आ जाए, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो हमें इसकी रेंज निकालना, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालना, वो सब कुछ आता है बाय यूजिंग अ कॉन्सेप्ट दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर। बट कंप्लीटिंग द स्क्वायर जब हम इन जनरल अगर इसी पे लगाते हैं तो ध्यान से देखो, आई थिंक आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये बन जाएगा, ए हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स, यानी कि ये बन जाएगा एक्स प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, अगर आप ध्यान से देखो। और ये वाला स्क्वायर हमने ऐड किया तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a, ये बन जाएगा इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर। अब जब हमने ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगा लिया तो यहां से हमें काफी कुछ पता लग गया। क्या पता लगा कि ये जो पैराबोला है इसका जो वर्टेक्स है वो आ जाएगा बेटा माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। किसी भी इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होता है वो ये आ जाता है, ये वाली चीज हमें याद होनी चाहिए। अब इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो हमें एक दो चीजें और भी पता होती है भाई। क्वाड्रेटिक्स में होता है सबसे इंपॉर्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बहुत तंग करता है हमें। तो हम सबको पता है कि अगर लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो उस केस में ये पैराबोला बनता है ओपनिंग अपवर्ड्स, ये होता है वर्टेक्स। और इस केस में हमें मिलती है इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कोर्स कुछ बुक्स इंफिनिटी बोलती है, कुछ डज नॉट एग्जिस्ट भी बोलती है, दोनों ही ठीक है। तो हम कह सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में हमें इस फंक्शन की मिलती है सिर्फ मिनिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि इस केस में जो इस फंक्शन की रेंज आती है बेटा हमारे पास, वो रेंज होती है क्लोज्ड इंटरवल माइनस डी बाई 4a से लेके इंफिनिटी के बीच में। यानी इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो आती है माइनस डी अपॉन 4a। कोई कहे कहां पे अचीव हुआ, तो एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। इस पॉइंट पे इसकी मिनिमम वैल्यू अचीव होती है अगर a पॉजिटिव है तो। और अगर a नेगेटिव है बेटा तो इस केस में ये पैराबोला बनता है ओपनिंग डाउनवर्ड्स ऐसे। और इस केस में इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो होती है डज नॉट एग्जिस्ट, या ऑफ कोर्स कई माइनस इंफिनिटी बोल देते हैं। तो इस केस में सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू हमें मिलती है। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेंज होती है इस केस में वो होती है क्लोज्ड इंटरवल माइनस इंफिनिटी टू माइनस डी अपॉन 4a। तो यानी इस केस में ये रेंज हो गई तो हमें मिलेगी सिर्फ इसकी मैक्सिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू भी होगी माइनस डी बाई 4a, जो कि अचीव होगी एट x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। तो ये क्वाड्रेटिक से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। इज दैट ओके? आई होप हो सकता है काफी पता हो, नहीं पता थी तो मैंने बता दिया। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखो पहले पार्ट में मुझे दिख रहा है जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी ये वाला केस है। मतलब इस केस में हमें मिलेगी इसकी सिर्फ मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम ऑफ कोर्स हम इंफिनिटी कह सकते हैं, बट हम सिर्फ मिनिमम वैल्यू की बात करेंगे। तो मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस डी अपॉन 4a। अब 4a तो 4 4 16, डी हमें दिख रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर यानी कि 144 माइनस 4ac यानी कि 144 माइनस, अगर आप ध्यान से देखें 4 4 16 इंटू 15, 16 इंटू 15 इज 240, तो दिस इज माइनस 240। तो यहां से ये मेरे बच्चों हमें नजर आ रही है 144 माइनस 240 इज माइनस 96, तो माइनस माइनस प्लस, तो 96 अपॉन 16 विच इज ऑफ कोर्स 6। तो पहले का आंसर आ गया हमारे पास 6 है। कुछ गलती हो गई, माइनस किया है? नहीं, ये मुझे लगता है गलती से लग गया होगा। तो आंसर इज 6। तो पहले में हम सिर्फ कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है और वो 6 है। मैक्सिमम वैल्यू को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं इंफिनिटी है। इज दैट ओके? वो किस पॉइंट पे अचीव हो रही है वो भी मैंने आपको बताया हुआ है, ए बी वगैरह आपको पता है तो आप लिख सकते हैं। एम आई क्लियर? अब दूसरा केस, जो दूसरा केस है उसमें हमें मिलेगी सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलेगी? अगेन माइनस डी अपॉन 4a, जैसा मैंने यहां पे बताया। अब इस केस में डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac यानी 4 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 4, तो माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज
12, तो -4 इंटू 12 इज -48, तो 25 माइनस 48 अपॉन ऑफकोर्स 4a, यानी कि आ गया -12। तो ये यहां से दिख रहा है, ये बन जाएगा मेरे पास -23, तो माइनस ये बन गया 23 अपॉन -12, यानी कि -23 अपॉन 12। ये आ गई सेकंड वाले केस में मैक्सिमम वैल्यू, ये बिल्कुल ठीक लिखी। तो ये आ गया आंसर। इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बड़ी इजीली निकाल सकते हैं। तो ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने ध्यान रखनी है। एम आई क्लियर? तो चलिए गाइस, आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने हमें कहा है फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इन दिस क्लोज्ड इंटरवल। अब ध्यान से, कुछ बच्चे अभी पिछले क्वेश्चन में कमेंट कर रहे थे कि सर आप एओडी वगैरह क्यों नहीं लगाते हो। मैंने जानबूझ के नहीं लगाया था, उसका भी एक आंसर आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा कि मैंने क्यों नहीं लगाया था। अब यहां पे इस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन पे रेंज निकालने को आ गई, हम लोग क्या करें? देखो, जो अभी मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, वो मैंने आपको बताया था जब डोमेन जो है वो क्या होती है, रियल नंबर्स, उस केस में ये सारी चीजें वैलिड है। ध्यान से, इसीलिए मैंने इंटेंशनली यहां पे ऐसे पढ़ाया, वरना कराने को मैं इसको एओडी लगा के और करा देता, बट जानबूझ के मैंने इंटेंशनली बताया क्योंकि मैं चाहता था कि ये चीज आपके दिमाग में आए और ये चीज रहे कि ये चीज सिर्फ तभी होती है व्हेन x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, व्हेन द डोमेन ऑफ द फंक्शन इज ऑल रियल नंबर्स। बट अगर हम ये वाली चीज यहां लगाएंगे तो यहां हम लोग फंस जाएंगे क्योंकि डोमेन रिस्ट्रिक्टेड आ गई। अब सवाल उठता है कि यहां पे रेंज कैसे निकाली जाए। तो यहां पे रेंज निकालने के लिए हम लोग अगेन इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालेंगे और वो निकालने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे भाई एओडी का। तो कैसे? देखो, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज निकालनी हमने कैसे सीखी हुई है। देखो, इतना तो पता है कॉर्डिनल फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू निकालो मैक्सिमम वैल्यू निकालो, उनके बीच की सारी वैल्यूज कवर अप करेगा। तो f ऑफ x हम अगर हमारे को दिया हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एओडी हम सबने पढ़ा हुआ है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा हुआ है तो मेरा मिनिमम एक्स का लेक्चर लगा लेना, चैनल पे पढ़ा हुआ है एओडी के अंदर। तो यहां पे हमने निकाला इसका डेरिवेटिव f डैश x, दैट इज 4x माइनस 3। तो यहां पे अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं, f डैश x को 0 करेंगे तो x क्या आएगा, 3/4। यानी अब हमने तीन ही पॉइंट्स पे वैल्यूज निकालनी है, 0 पे, 2 पे और 3/4 पे। जो वैल्यू इनमें से सबसे छोटी आएगी दैट इज गोइंग टू बी द लीस्ट, और जो सबसे बड़ी आएगी दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटेस्ट। तो बस निकाल डालते हैं। 0 पे निकाली तो वैल्यू क्या आ गई, 2। 2 पे अगर वैल्यू निकालें, 4 इंटू 2 इज 8, 8 प्लस 2 इज 10 एंड 10 माइनस 6 इज 4। एंड देन ऑफ कोर्स 3/4 पे अगर हम निकालें तो 2 इंटू 3/4, इसको कर लेते हैं, 2 इंटू 3/4 का स्क्वायर इज 9/16 माइनस 3 इंटू 3/4 एंड ऑफ कोर्स प्लस 2। तो ये दिख रहा है यहां से 8 जा, तो दिस इज 9/8। एलसीएम अगर हम ले लें 8, तो दिस इज 9 माइनस दिस इज 9 इंटू 2 दैट इज 18 प्लस 2 8 जा 16, 16 एंड 9 इज ऑफ कोर्स 27, 27 माइनस 18 इज नहीं 16 प्लस 9 इज सॉरी 25, 25 माइनस 8 इज 18 इज 7, तो दिस इज 7/8। तो इसका मतलब इन सब में से जो f की मिनिमम वैल्यू है दैट इज, इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू ऑफ कोर्स 7/8, एंड जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इन तीनों में से अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आ गई, 4। यानी डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो f की रेंज है भाई हमारे पास, क्योंकि एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो वो आ जाएगी 7/8 से लेके और 4 के बीच में। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। कौन सी चीज कहां पढ़ानी है, आई नो वेरी वेल, जानबूझ के मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि आपके वो कॉन्सेप्ट में कभी भी गलती ना हो, वरना बहुत बार हम इस वाले क्वेश्चन में वही चीज लगा देते हैं और फिर गड़बड़ भी हो जाती है। तो मैंने इंटेंशनली उसको वैसे पढ़ाया, इसको ऐसे, ताकि आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि भाई हमें कहां पे क्या करना है। इज दैट ओके गाइस? आई होप क्लियर है वाली चीज। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी बच्चों, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार वो कहता है फाइंड द रेंज ऑफ दिस। अब भाई यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो अब हम रेंज कैसे निकालें, वो वर्टेक्स वाले और फंडे से उससे करेंगे, गड़बड़ होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा है, साइन थीटा में पता है बाउंडेड फंक्शन होता है बिटवीन क्लोज इंटरवल -1 to 1, दिक्कत आ सकती है। अच्छा फिर और क्या करें भाई, डेरिवेटिव वगैरह लेके और वो एओडी लगाएं, तब भी दिक्कत आ सकती है।
क्योंकि अगेन क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है गंदा आ जाए। तो इसका मतलब जब भी ऐसी चीजें आ जाए, जब हमें पता है कि यार ये साइन थीटा एक बाउंडेड फंक्शन है, -1 से 1 के बीच में रहेगा, तो हमेशा आप लगाओ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो इसलिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का सबसे पहला उसूल, जो स्क्वायर टर्म है उसके कोएफिशिएंट को 1 बना लो, तो -2 कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन थीटा एंड ऑफ कोर्स -3/2। और वैसे अगर आप चाहो तो इनफैक्ट सिर्फ इन टर्म्स को इकट्ठा करो और ये +3 को आप इधर रहने दो। इज दैट ओके? अब यहां पे हम लगाएंगे बेटा, आई थिंक ये दिख रहा है आप सभी को कि ये कहां पे आएगा, साइन थीटा प्लस 3/2 के होल स्क्वायर। अब यहां पे 3/2 का स्क्वायर ऐड किया तो हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, -9/4 प्लस 3। अब अगर मैं यहां पे -2 को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूं तो दिस इज -2 इंटू साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 9/2। तो दिस इज प्लस 9/2 प्लस ऑफकोर्स 3, यानी y आ गया मेरे पास -2 इंटू साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बेटा, और ये बन जाएगा 6। तो ये बन गया 9 + 6 दैट इज 15/2। तो ये हो गया कंप्लीटिंग द स्क्वायर, जो बेसिक फंडा आपने पढ़ा था। ध्यान से फंडे आपको सारे आने चाहिए, क्योंकि कौन से क्वेश्चन में कौन सा लग सकता है वी डोंट नो, तो वी मस्ट नो ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अब यहां पे हम लोगों को सभी को पता है यार कि साइन थीटा की वैल्यू होती है हमारे पास -1 से लेके और 1 के बीच में। तो साइन थीटा है -1 से 1 के बीच में, और हमने पहुंचना है y पे, तो हम लोग पहले 3/2 ऐड करेंगे। जैसे ही मैंने 3/2 ऐड किया तो ये क्या बन गया, ध्यान से देखो, हाफ से लेके एंड ऑफ कोर्स कहां पे, 5/2 के बीच में। अब मुझे हर एक का स्क्वायर करना है, पॉजिटिव नंबर्स है, स्क्वायर करने से कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो साइन थीटा प्लस 3/2 का जो होल स्क्वायर है ये वाली वैल्यूज लेगा 1/4 से लेके बेटा ऑफ कोर्स 25/4 के बीच में। अब -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया यहां पे -2 इंटू साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर आ गया, और यहां पे -25/2 आ गया, और साइन ऑफ निकलटी चेंज हो गई। ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्टेप है, पहले इसको ठीक करके लिखो, यानी -25/2 लेस देन और इक्वल टू -2 इंटू साइन थीटा प्लस 3/2 का होल स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू -12। अब इसके बाद मुझे 15/2 ऐड करना है, तो 15/2 ऐड कर दो। जैसे ही मैंने यहां पे 15/2 ऐड किया, ये बन गया y, इसमें 15/2 ऐड किया तो -10/2 बनेगा विच इज -5, एंड यहां पे 15/2 ऐड किया तो 14/2 बनेगा, यानी कि 7। तो इसलिए इस फंक्शन की रेंज आ गई बेटा क्लोज्ड इंटरवल -5 से -7, और यहां जो हमारा सवाल है वो हो गया खत्म। Am I clear? आई थिंक समझ आ गया होगा हमने कैसे किए। तो ध्यान से क्वेश्चंस मैंने ऐसे पिक किए हैं कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होने चाहिए। आई होप डन है। तो चलिए गाइस, समझ आ गया है तो बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है, फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर विच द ग्राफ ऑफ दिस लाइज अबव एक्स एक्सिस, यानी पूरा ग्राफ अबव एक्स एक्सिस होना चाहिए। अब अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो हमें दिख रहा है लीडिंग कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो वो क्या है 1, यानी पॉजिटिव, मतलब डेफिनेटली ये जो पैराबोला बनेगा ये बनेगा तो ओपनिंग अपवर्ड्स ही बनेगा, बट रहना चाहिए एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर ऐसे, मतलब ना ही तो ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है और ना ही ये एक्स एक्सिस को कट कर सकता है। ये वाले दोनों केस हमने हटाने हैं। तो बोलो क्या कंडीशन लगाएं, सोचो। यानी अगर ग्राफ ऐसा बनना चाहिए तो डेफिनेटली हम किसके बारे में बात कर सकते हैं, इसके रूट्स के बारे में। यानी हम डेफिनेटली कह सकते हैं रूट्स आर इमेजिनरी। बोलो समझ आया कि नहीं? मतलब क्वेश्चन कोई लैंग्वेज देखो, कई बच्चे लैंग्वेज में फंस जाते हैं। अगर मैं सीधा कहता है ना कि इसके रूट्स इमेजिनरी है तो हमें समझ आया था कि अगर रूट्स इमेजिनरी है तो मतलब डेफिनेटली हमें क्या कंडीशन लगानी है, डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0। बट जब मैंने ऐसे लिख दिया है तो बच्चों ने सिर पकड़ लिया कि हे भगवान क्या है ये, लैंग्वेज में फंस गए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो ताकि लैंग्वेज में ना फंसो। आई होप क्लियर है। चलिए गुड। तो अब यहां से डिस्क्रिमिनेंट हमने निकाला b स्क्वायर यानी कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि माइनस 64 इज लेस देन 0। आई थिंक यही बनेगा 4 इंटू 1 4 16 64, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से हमें दिख रहा है यार a माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया लेस देन
64। अब यहां पे दिख रहा है यार कि भाई यहां से आ जाएगा a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज लेस देन 8 का स्क्वायर। 64 को ये लिख लिया। तो क्योंकि अब ये इससे छोटा है इसके फैक्टर्स बना लो, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि -8 इज लेस देन a माइनस 1 इज लेस देन 8। लीनियर इक्वालिटीज में कराया हुआ है मैंने, अगर किसी को नहीं आता मेरा लेक्चर लगा लो वहां जाके, लीनियर इक्वालिटीज के उसमें फोल्डर में पड़ा हुआ है। तो यहां से अगर a निकालना है 1 ऐड करो, तो 1 ऐड करेंगे तो -7 से लेके कहां तक, 9 तक। तो ये आ गई हमारे पास a की सारी वैल्यूज जो हम लोगों को चाहिए थी। समझ आ रहा है ना? अच्छा तो लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी से जिसने भी नहीं किया हुआ है, ताकि ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपको मिलते रहे और मेरे हर लेक्चर की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसके नोट्स भी मैं आप लोगों को दे रहा हूं जो कि मेरे टेलीग्राम के पेज पे है। टेलीग्राम का लिंक ऑलरेडी मेरे चैनल पे डला हुआ है। इज दैट ओके? तो जिसको भी जाना है वहां पे लिंक पे जा सकते हैं। कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी शेयर्ड है ऑलरेडी उस पे, तो आप नंबर पे पूछिए या फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, मैं वहां से आपको पक्का आंसर करूंगा। इज दैट ओके? तो चलिए गाइस बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए वो क्या कहते हैं, इफ f of x is equal to this is negative for at least one negative value of x. f of x is negative for at least one negative value of x. क्या बात है? Then find all possible values of a. भाई साहब बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है, समझना पड़ेगा। f of x is negative for at least one negative value of x. मतलब x की कम से कम एक वैल्यू के लिए तो f of x नेगेटिव है ही है, कम से कम एक वैल्यू। अब यानी एक तरह से अगर मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये इक्वेशन लिख लूं तो वो कह रहे हैं x की एक वैल्यू के लिए कम से कम इसकी वैल्यू नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है? x की एक वैल्यू का मतलब इसका रूट। एक तरह से यही बात हो रही है कि x को इसमें रखेंगे तो इसकी कम वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, कम से कम एक x के लिए आएंगे तो यहां से दो वैल्यूज एक तरह से x के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो कम से कम एक नेगेटिव वैल्यू ऑफ x के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। यानी अगर हम ग्राफिकली समझें, क्योंकि पैराबोला बनना है ओपनिंग अपवर्ड्स, अब जब हम इसके रूट्स की बात करेंगे, वैल्यूज ऑफ x की बात करेंगे, तो हो सकता है कि एक वैल्यू नेगेटिव हो एक वैल्यू पॉजिटिव हो। या तो ऐसे वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई दोनों की दोनों ही वैल्यूज x की नेगेटिव हो, मतलब एक ये वाली वैल्यू x की, एक ये वाली x। इज दैट ओके? पैराबोला तो ये बाद में बनता है भाई, हो सकता है कि दोनों की दोनों वैल्यूज x की नेगेटिव हो जाए, ऐसे है कि नहीं? अब क्योंकि बनना है पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स और कम से कम एक वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, यानी इस केस में जब एक x नेगेटिव लिया हमने, एक x पॉजिटिव लिया, इस केस में तो डेफिनेटली पैराबोला कुछ ऐसा सा बनेगा। तो ध्यान से देखो, काफी सारी वैल्यूज ऑफ x यहां पे ऐसी आ गई जहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। चलेगा ये वाला केस? अच्छा, इस वाले केस में अगर आप ध्यान से देखो, मान लो मैंने ये पैराबोला बना लिया, तो यहां भी बीच में ये काफी सारी वैल्यूज ऐसी आ गई x की जहां पे f ऑफ x की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। ये भी चलेगा। या फिर इसमें एक और केस बच गया कि भाई हम लोग ऐसे पैराबोला बना लें, मतलब कि दोनों वैल्यूज सेम हो गई बट है नेगेटिव। बट इस केस में अगर आप ध्यान से देखें, x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए f ऑफ x की वैल्यू क्या आ जाए, नेगेटिव। इसलिए ये वाली चीज तो आ ही नहीं सकती, तो मैंने इसको डिस्कार्ड कर दिया। बोलो हाँ कि ना? कमेंट करके बताते रहा करो साथ साथ। हाँ जी। अब यहां पे अगर आप ध्यान दो, यानी या तो ये वाला केस पॉसिबल है या ये वाला केस पॉसिबल है। अब जैसे ही हमने ये दोनों केसेस देखे, हमारा दिमाग एकदम से दौड़ा, यार ये तो माशाअल्लाह कौन से कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है ये? बोलो, लोकेशन ऑफ रूट्स। यानी अगर ये वाला केस है तो हम लोग कह सकते हैं कि 0 लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर ये वाला केस है। और अगर ये वाला केस है तो हम लोग कह सकते हैं बोथ रूट्स आर लेस देन 0 कह दो, चाहे नेगेटिव कह दो, एक ही बात है। तो ये दो केस पॉसिबल हैं जहां पे हम लोकेशन ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अब यहां से हमने निकालना है अब हमें पता है कि अगर 0 लाइज बिटवीन द रूट्स है तो यहां पे तो एक ही कंडीशन है कि भाई f ऑफ 0 शुड बी नेगेटिव। यही कंडीशन होती है एक ही, आई थिंक।
तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 जब हमने किया तो x की जगह 0 का ये भी 0 तो a माइनस 3 इज लेस देन 0, यानी a इज लेस देन 3। यानी पहले केस से आंसर आ रहा है कि a की वैल्यू 3 से छोटी है। आई होप क्लियर है ये वाली चीज। तो यहां से पहले केस से हमें आंसर मिला कि a इज लेस देन 3। अब हम आते हैं दूसरे वाले केस पे। और अब जब दोनों रूट्स नेगेटिव हो गए तो यहां पे हम लोग क्या फंडा लगाए। अब यहां पे पहली चीज तो इसका मतलब दोनों रूट्स रियल होने चाहिए, इनफैक्ट रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। एंड अब इसके साथ साथ चाहे आप 0 पे वैल्यू लगा लो, वर्टेक्स का एक्सपोनेंट लगा लो, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों रूट्स नेगेटिव हैं, यानी सम शुड बी नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी पॉजिटिव। सम शुड बी नेगेटिव एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट शुड बी पॉजिटिव। आई होप क्लियर है ये वाली चीज, ये समझ आया अच्छे से। तो यहां से हमें इन चीजों को हैंडल करना है और यहां से अब हम लोगों को आंसर निकालना है। तो चलिए आंसर निकालते हैं। अब आंसर निकालने के लिए डिस्क्रिमिनेंट जब हमने लगाया b स्क्वायर माइनस 4 स्थिति आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16 इंटू a माइनस 3। दिस हैज टू बी ऑफ कोर्स पॉजिटिव। एंड इसके साथ साथ सम ऑफ रूट्स, अब सम ऑफ रूट्स आएगा माइनस a बाई 4, माइनस a बाई 4 should be negative and product of roots is what? a minus 3 upon 4 should be positive। तो ये आ गई तीनों की तीनों कंडीशन इस केस में। कोई इसकी जगह ये भी लगा सकता है कि f of 0 is positive, देन उसके बाद कि भाई माइनस b by 2a is also less than 0, वो कंडीशन भी ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से भाई अब जब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 16a प्लस 48 इज ग्रेटर देन 0। आई थिंक इसके तो फैक्टर बन के सीधा सॉल्व हो रहा है, a माइनस 4 इंटू a माइनस 12 इज ग्रेटर देन 0, यानी यहां से दिख रहा है a की वैल्यू लेस देन 4 और a की वैल्यू ग्रेटर देन 12 आएगी। ये आई थिंक हम लोगों ने बहुत बार किया हुआ है कि नहीं। एंड इसके साथ साथ यहां से अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन ऑफ इक्वलिटी चेंज होगा एंड a इज ग्रेटर देन 0, यानी कि एंड a इज ग्रेटर देन 0। एंड यहां से अगर हम देखें तो a माइनस 3 ग्रेटर देन 0 एंड यहां से आ गया a ग्रेटर देन 3। तो जब मैंने इन सब को मिलाया तो आप ध्यान से देखो, अब इधर से ये आ गया एंड यहां से आ गया a ग्रेटर देन 0 एंड यहां से आ गया a ग्रेटर देन 3, यानी इस केस में अब ये जो तीनों आए हैं मुझे तीनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। आई थिंक रियल नंबर लाइन पे जाके ले सकते हो। तो यहां से मेरे बच्चों हमें नजर आ रहा है कि ओपन इंटरवल 3 से लेके 4 तक, फिर यूनियन ओपन इंटरवल 12 से लेके इंफिनिटी तक, इस केस का आंसर बोलो है कि नहीं। तो इस केस का आंसर आया मेरे पास ये, और पहले वाला केस था ये। तो अब मुझे इन दोनों का क्या लेना है, यूनियन। यानी यहां वो कह रहा है कि a 3 से छोटे सारे, यहां पे वो कह रहा है कि a 3 से 4 के बीच में, और वहां पे वो कह रहा है 12 से लेकर कहां पे, इंफिनिटी के बीच में। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो हम लोगों को नजर आ रहा है कि भाई जब हम इनका लेंगे यूनियन तो आई थिंक आंसर आ गया माइनस इंफिनिटी से 4 यूनियन 12 से लेके इंफिनिटी। देखना जरा रियल नंबर लाइन पे जाके बनाएंगे तो यही बनेगा, बिल्कुल यही बनेगा। बट 3 ना यहां इंक्लूड हो रहा है ना यहां इंक्लूड हो रहा है, तो जब यूनियन भी लेंगे तो 3 इंक्लूड कैसे होगा, जरा देखना एक बार। यूनियन लेने पे भी 3 इंक्लूड तो नहीं होना चाहिए। हाँ, इसमें बिल्कुल ठीक है कि जो यहां पे प्रोडक्ट है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि वो केस भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है भाई, वो केस भी हो सकता है जब एक रूट खुद क्या हो जाए, 0 हो जाए। वो वाला केस मिस हो गया, इसलिए प्रोडक्ट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा a ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी कि ये बिल्कुल ठीक। देखो छोटी सी गलती हो गई हमारे से, इज दैट ओके। तो इसका मतलब जब हम इनकी यूनियन लेंगे तो ये आएगा आंसर। तो यही है हमारा आंसर, बिल्कुल ठीक, यही आंसर। तो ये आंसर आ गया है, यहां पे हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया है ना। देखो छोटी सी चीज गड़बड़ कर दी, एम आई क्लियर। बट ध्यान से, गड़बड़ ठीक है क्वेश्चन खत्म होने से पहले, क्योंकि जब यूनियन लिया तो मुझे दिखा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, या तो मैंने आंसर गलत लिखा है या मैंने यूनियन गलत लिया, देखा तो गलती मिल गई। तो आप भी ध्यान से किया करो, गलती ना हो। इज दैट ओके, आई होप। तो चलिए समझ आ गया है, तो इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी फ्रेंड्स, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है इसमें, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k सच दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर x स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको हमेशा प्लस बना लो।
ये काम तो आपने हमेशा सबसे पहले कर लेना, देखो शर्माना नहीं है, ठीक। हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ठीक है, दो डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0 एंड ओनली वन ऑफ द रूट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, यानी दोनों में से एक ही रूट 0 से 2 के बीच में। इसका मतलब ये क्वेश्चन है कौन से कॉन्सेप्ट का भाई, बोलो। एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 2, बोलो कौन से कॉन्सेप्ट का है। बिल्कुल ठीक पहचाना आपने, लोकेशन ऑफ रूट्स, है ना। काफियों ने कर लिया होगा, कमेंट करके बताओ जरा मेरे को कि किस किस ने ये पकड़ ली थी ये वाली चीज। बहुत बढ़िया, यानी लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन उसने थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से पूछा हुआ है। खैर, अब जब ये लोकेशन ऑफ रूट्स ही पकड़ा गया है तो फिर तो सीधी सी बात है, यानी अगर हम ग्राफिकली देखें तो भाई ये है सपोज 0, ये है 2, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड्स बनेगा, देखो क्योंकि हमने लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना दिया है। एग्जैक्टली एक रूट बिटवीन 0 एंड 2 होना चाहिए। इसका मतलब या तो भाई ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ऑफ कोर्स हमारे पास ये वाली पॉसिबिलिटी हो सकती है, इज दैट ओके। या फिर हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज और भी हो सकती है कि एक रूट ऐसे 0 हो जाए और ये बन जाए, या फिर एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एक रूट 2 बन जाए और दूसरा रूट ऐसे इसके बीच में आ जाए। बोलो दिख रहा है कि नहीं आपको ये सारी पॉसिबिलिटीज? तो 4 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है यहां, यानी एक रूट 0 हो जाए, सबसे पहले सबसे आसान वाली यही है। तो एक काम करते हैं, हम इसी पे काम करते हैं। अब अगर एक रूट 0 हो गया तो डेफिनेटली 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, वहां से k की वैल्यू आएगी। बट वो दिख रहा है अगर हमने x को 0 पुट किया तो यहां से ये आ गया -k² - 5 = 0, यानी कि -k² = 5, यानी k² = -5 विच इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब ये वाली जो पॉसिबिलिटी है ये तो हमने खत्म कर दी कि जो एक रूट 0 है वो तो नहीं हो सकता। अगर एक रूट 2 हो जाए वो बात हो सकती है। तो अगर मैंने एक रूट 2 ले लिया, मतलब 2 इस इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, तो ये आ जाएगा 2 × 4 दैट इज 8 ऑफ कोर्स। तो ये आ गया मेरे पास 8 - 2k - k² - 5 = 0। अगर एक रूट 2 हो गया, पहले केस की बात कर रहा हूं मैं। अब इस केस में मुझे दिख रहा है दिस इज k² + 2k और ये बनेगा +3, उधर गया तो ये क्या बन गया -3 = 0, और इसके तो फैक्टर्स ही बन रहे हैं आई थिंक, k + 3 × k - 1, यानी यहां से k की दो वैल्यूज पॉसिबल हुई बेटा, -3 और k = 1। बट मुझे इस केस में अब चेक करना पड़ेगा कि दूसरा रूट 0 और 2 के बीच में आ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने k को लिया -3, देखना जरा, k को जैसे हम -3 ले रहे हैं तो इक्वेशन क्या बन रही है देखना जरा एक बार, दैट इज 2x² एंड दिस इज -3 तो बन जाएगा +3x एंड -9 - 5 दैट इज ऑफ कोर्स -14 = 0। अब इसमें से नजर आ रहा है हमारे को, क्योंकि हमने एक रूट लिया हुआ है यहां पे 2, तो यहां से हम लोगों को दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास आ गया -7, और एक रूट अगर हमने 2 लिया है, इफ वन रूट इज 2 तो अदर रूट यहां पे मुझे दिख रहा है प्रोडक्ट ऑफ रूट से, दैट इज 2 × α = -7, यानी α इज -7/2, यानी दूसरा रूट मुझे दिख रहा है 0 से 2 के बीच में नहीं आ रहा, यानी k की ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ध्यान से, इज दैट ओके? अब सिमिलरली हम लोग चेक कर लेते हैं k = 1। जब k को मान लिया तो ये देखना जरा इक्वेशन क्या बनेगी, 2x² माइनस ऑफ कोर्स x एंड दिस इज -6 = 0। यहां भी अब मुझे दिख रहा है क्योंकि इसका एक रूट तो हम तो 2 मान के ही चल रहे हैं कि 2 इसका रूट है, वही वाला केस है। तो अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं, α × β इज -3, तो दूसरा रूट आ गया -3/2 विच इज अगेन नॉट इन द इंटरवल 0 to 2। इसका मतलब k की वैल्यू 1 भी पॉसिबल नहीं, यानी ये वाला जो केस है जब एक रूट हमने 2 ले लिया तो उस केस में भी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पा रही है कि भाई एक रूट जो है इसका वो वाला निकल के आए हमारे पास। इज दैट ओके? तो यहां से हम लोगों को नजर आ रहा है कि वो वाले रूट्स नहीं बने। इज दैट ओके? तो इट मींस ये ठीक किया ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ बच्चे थोड़ा कह रहे हैं कि सर गड़बड़ हो गई भाई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -7, तो 2 × α तो ये बन गया -7/2, ठीक तो लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब k की वैल्यू 1 और k की वैल्यू -3 रिजेक्टेड है। अब बच गए हमारे पास ये जो दो केस हैं, एक ऑफ कोर्स ये वाला और एक ऑफ कोर्स ये वाला। अब इसके हिसाब से हमें लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन आता है। तो अगर मैं ये वाला दूसरा केस लूं, इसमें अब हमने क्या करना है देखिए जरा ध्यान से। अब यहां हमें दिख रहा है कि एक रूट 0 से छोटा है और एक रूट 0 से क्या है बड़ा, यानी एक तरह से हम कह सकते हैं 0 लाइज बिटवीन द रूट्स।
और अगर 0 लाइज बिटवीन द रूट्स है तो इसका मतलब f ऑफ 0 इज नेगेटिव। सिर्फ एक ही कंडीशन मोर देन सफिशिएंट है, तो 0 इज लेस, f ऑफ 0 क्या आ रहा है ध्यान से देखो, दिस इज माइनस के स्क्वायर माइनस 5 इज लेस देन 0, यानी के स्क्वायर प्लस 5 इज लेस देन 0। आई थिंक यही आ रहा है, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो यहां से जब हमने देखा कि के स्क्वायर प्लस 5 इज लेस देन 0, तो यहां से तो आई थिंक के की कोई वैल्यूज ही नहीं आई। आई थिंक नजर आ रहा है हम लोगों को, 0 लाइज बिटवीन द रूट्स। इस केस में 0 पे वैल्यू है नेगेटिव, तो यहां से तो के की हमें कोई वैल्यू नहीं मिली, मतलब इस केस से भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रही है देखो, क्योंकि ये तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल। और अब हम आते हैं थर्ड वाले केस पे। अब थर्ड वाले केस की अगर हम बात करें तो कौन सा बच गया, ये वाला, यानी इस केस में एक रूट 2 से छोटा है, एक 2 से बड़ा है, यानी 2 लाइज बिटवीन द रूट्स इस वाले केस में। और अगर 2 लाइज बिटवीन द रूट्स है तो डेफिनेटली हम लोग क्या कहेंगे, f ऑफ 2 इज नेगेटिव। अब अगर f ऑफ 2 नेगेटिव है तो यहां से क्या बन गया, 4 into 2 is 8 minus of course 2k and this is minus k square minus 5 is negative। तो यहां से दिख रहा है भाई, ये बन जाएगा k square plus 2k minus 3 is less than 0। इसके फैक्टर्स बन रहे हैं k plus 3 into k minus 1 is less than 0, यानी यहां से आ जाएगा -3 less than k less than 1। यानी इस वाले केस में हमारे पास k की वैल्यूज आ गई ये, मतलब इस वाले केस से हमें k की कोई वैल्यू नहीं मिली, ये वाला केस भी कोई वैल्यू नहीं देके गया हमें k की, केस ही नहीं पॉसिबल हुआ। ये वाले केस से हमें सिर्फ k की वैल्यूज मिली, दैट इज बिटवीन -3 एंड 1। तो आंसर अल्टीमेटली अगर हम तीनों को मिला दें तो आंसर आना चाहिए ओपन इंटरवल -3 से 1, जो कि हमारा आंसर है, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा है। लोकेशन ऑफ रूट्स का देखो, है ना बढ़िया क्वेश्चन। तो ध्यान से, ऐसे ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन वो लैंग्वेज चेंज कर करके पूछते हैं और हम लोग फंसते रहते हैं अपने जेई के पेपर में। तो आपने फंसना नहीं है बच्चों, ध्यान से। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं आपको वो डिस्कस करके देख के मजा आया होगा, वीडियो को आपने काफी कुछ सीखा होगा। तो चलिए इसी उम्मीद से कि वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी, मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं जहां हम लोग नेक्स्ट ऐसा ही एक और मजेदार फंक्शन जिसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज द सिग्नम फंक्शन, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, अब मैं आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में।